99 पर प्रोग्राम है हेल्थ इज लाइफ और मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज में गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है इको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। हम अपने माशरे को किस तरह से एक माहौल दोस्त माशरा बना सकते हैं और इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे तामीरात के शोबे के हवाले से भी, यानी कंस्ट्रक्शन लाइफ के बारे में, और इसके साथ साथ जो शोबा तामीरात से वाबस्ता लोग हैं वो किस तरह से ऐसी तामीरात को बना सकते हैं, उन्हें वजूद में ला सकते हैं कि जिसकी वजह से हम एक सोसाइटी भी अगर बनाएं तो उसे माहौल दोस्त बनाएं। जी हाँ नाज़रीन, इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने मदऊ किया है हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान तनवीर अहमद शिकरी, एनवायरमेंटलिस्ट। तो आइए दोस्तों इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तनवीर साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अच्छा तनवीर साहब, आपसे ये बात पूछना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर अगर हम बात करें माहौलियाती आलूदगी की और उसके साथ साथ अगर बात करें क्लाइमेट चेंज की, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यासिर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया कि आपने एक इंतहाई अहम मौजू पर टॉपिक पर बात करने के लिए आज मुझे मदऊ किया, दावत दी और मौका दिया। यकीन जानिए ये हमारे सोसाइटी का एक ऐसा इम्पोर्टेंट, एक अहमियत के हामिल टॉपिक है जिस पे बहुत ज़्यादा आज की दुनिया में बात करने की ज़रूरत है, लेकिन बदकिस्मती के लिए हमारे यहाँ इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। इस पर इतनी ज़्यादा बात नहीं होती, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो हमारे दूसरे सोशल मीडिया सर्कल्स हों या पब्लिकली हों। हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं जिन पे जाके हम इस इम्पोर्टेंट एक्टिविटी पे या इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर सकें। रही बात आपके सवाल के हवाले से माहौलियाती आलूदगी या फिर माहौलियाती तब्दीलियाँ, क्लाइमेट चेंज जो कि आज की दुनिया फेस कर रही है। बिल्कुल ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि आज की दुनिया बहुत ज़्यादा माहौलियाती तब्दीलियों और माहौलियाती आलूदगी का शिकार है। अच्छा जी, सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि माहौलियाती आलूदगी है क्या, या आलूदगी की क्या डेफिनेशन है, क्या तारीफ है। तो मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल सलीस अल्फाज में और आसान लहजे में लोगों तक अपना मैसेज कन्वे करने की कोशिश करूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारी जो पब्लिक जो हमें सुन रही है उनके लिए ये चीज़ काफ़ी कारगर रहेगी। आलूदगी का मतलब या तारीफ़ हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि कुदरती माहौल के अंदर, नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर किसी भी कंटेमिनेंट का ऐड होना, कोई भी ऐसा एजेंट जो कि कुदरती माहौल में दाखिल होने के बाद उस कुदरती माहौल के क्वालिटी को ख़राब कर दें या उस कुदरती माहौल पर उस एजेंट के एडवर्स इम्पेक्ट्स हों। तो ऐसे सूरत हाल को, ऐसे प्रोसेस को हम आलूदगी या पोल्यूशन का नाम देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से माहौलियाती आलूदगी के फिर बहुत सारे टाइप्स हैं। वाटर पोल्यूशन है, अच्छा जी, एयर पोल्यूशन है, बिल्कुल इसी तरह से लैंड पोल्यूशन है, ठीक है जी। और जो माहौलियाती आलूदगियों के हवाले से बात करें तो जो मेजर चैलेंजेस जिनका आज की दुनिया को सामना है उनमें ग्लोबल वार्मिंग है। अगर ग्लोबल लेवल पर या ग्लोबल स्केल पर हम बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल इसी से जुड़ी हुई चीज़ है। क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन है, ठीक है जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्पेशली अगर हम शहर कराची के हवाले से बात करें। सो दीज आर डिफरेंट सॉर्ट्स एंड टाइप्स ऑफ पोल्यूशन जिनका आज की दुनिया को सामना है। माहौलियाती आलूदगी या माहौलियाती जो चैलेंजेस हैं या माहौलियाती जो तब्दीलियां हैं, क्लाइमेट चेंज हैं। स्पेशली अगर मैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करूं, यूँ तो पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज के जो इम्पेक्ट्स हैं उसको फील कर रही है। दुनिया का हर खित्ता, हर इलाका क्लाइमेट चेंज की वजह से क्लाइमेट चेंज के जो मुज़िर असरात हैं उसको हम दुनिया के हर इलाके में, हर खित्ते में ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें पाकिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान भी एक ऐसा मुल्क है जो कि क्लाइमेटिक चेंजेस के जो एडवर्स इम्पेक्ट्स हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा हिट हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान दुनिया के ऐसे ममालिक में शुमार होता है जिसका ग्लोबल वार्मिंग के अंदर कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा कम है, या जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, GHGs जिनको हम कहते हैं, जिनकी वजह से बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग कॉज होती है। इस चीज़ के अंदर पाकिस्तान का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि
एज कंट्रीब्यूटर बात करें तो पाकिस्तान का बहुत छोटा सा हिस्सा है। हमारा इतना ज़्यादा पोल्यूशन के अंदर या स्पेशली ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशंस के हवाले से पाकिस्तान का इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 1%, ठीक है जी। लेकिन अगर हम एडवर्स इम्पैक्ट्स के हवाले से बात करें क्लाइमेटिक चेंजेस के, तो पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शुमार होता है जहाँ पर क्लाइमेट चेंज के जो एडवर्स इम्पैक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। अब क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स, फॉर एग्जांपल क्या क्या इम्पैक्ट्स हम पाकिस्तान के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, जैसे मैं और आप कराची शहर के अंदर रहते हैं तो पिछले कई सालों से जो हमारे कराची शहर का जो वेदर का जो पैटर्न चल रहा है, इतनी एक्सट्रीम टाइप की गर्मियाँ होती हैं, हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रेस के मामला आ रहे हैं। सो ये एक तरह से क्लाइमेट चेंज के इम्पेक्ट्स में से हैं, ठीक है जी। बिल्कुल इसी तरह से सी लेवल का राइज होना, स्पेशली अगेन हम कराची के हवाले से बात करें, कराची सिटी बेसिकली इट्स लाइंग ऑन द कोस्टल लाइन, कोस्ट पर मौजूद हैं। तो अगर सी लेवल हमारा राइज करता है तो जो करीबी जितनी भी हमारी आबादी हैं या जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं, दे आर एट ग्रेटर रिस्क। बिल्कुल इसी तरह से दुनिया में भी ऐसे शहर, ऐसे सिटीज़ जो कि जजीरा नुमा हैं, उनके डूब जाने का खदशा है। सो अगेन इट्स क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। बिल्कुल इसी तरह से फ्लड्स वाली सूरत हाल, प्रेसिपिटेशन अब इतनी ज़्यादा होने लगी है, उनका पैटर्न इतना चेंज हो चुका है। अभी जैसे रिसेंट कराची में जो सूरत हाल थी, ठीक है जी, हमारे यहाँ बारिशों का पैटर्न पहले ऐसे नहीं हुआ करता था, लेकिन अब क्या हो गया है कि प्रेसिपिटेशन या बारिशों का जो पूरा निज़ाम है, सिलसिला, वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो इतनी हैवी रेनफॉल होती है, इतनी हैवी प्रेसिपिटेशन होती है कि अर्बन फ्लड वाली सूरत हाल हो जाती है। अब उसके फिर अगेन बहुत ज़्यादा एडवर्स कंसिक्वेंसेस इम्पैक्ट हमें देखने को मिलती हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम जो हमारे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान है, क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करें, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का वो इलाका है जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंजेस के हवाले से वल्नरेबल हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर मौजूद हैं। अगेन गिलगित बल्तिस्तान में भी 3-4 साल पिछले ऐसे गुजरे हैं कि हर साल वहाँ पर फ्लड वाली सूरत हाल होती है। अभी रिसेंटली फ्यू वीक्स बैक इलाका शिगर, गिलगित बल्तिस्तान का जो एक डिस्ट्रिक्ट है शिगर, वहाँ पर अगेन फ्लड वाली सूरत हाल हुई। ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड हम इनको बेसिकली कहते हैं। तो फ्लड आया और वहाँ पर जो फार्मिंग लैंड है वो तबाह हुआ, बहुत सारे लोग बेघर हुए हैं। अच्छा जी, वहाँ लोगों को एक जगह से दूसरे जगह मूव करना पड़ा। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं या मुज़र असरात हैं जो कि हम क्लाइमेट चेंज की वजह से या माहौल के अंदर बैलेंस ना होने की वजह से इन मसाइल का हम लोग शिकार हैं। सो ये एक तरह से आप समझ लें एक ब्रीफ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है अबाउट द एनवायरमेंटल पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज और उसके इम्पैक्ट्स के हवाले से। ठीक साथ साथ तनवीर साहब आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि अगर हम बात करें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से, ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ाल नज़र नहीं आता, बिलखुसूस अगर हम कराची की बात करें, तो आप क्या समझते हैं कि इस मसले से निपटने के लिए मज़ीद इसको कितना फ़ाल होने की ज़रूरत है? देखें जी, कराची शहर बेसिकली इसमें थोड़ा सा फिर पॉलिटिकल ओपिनियन भी हमारा आ जाता है। यकीन जानिए, मैं तो समझता हूँ कि जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं या जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो पार्टीज़ हैं हमारी पॉलिटिकल, इन्होंने अपने सियासत के चक्कर में पूरे कराची शहर को इन्होंने समझ लो डिसओन कर दिया। इनका काम सिर्फ अपनी वाह कराना के हद तक, देयर रोल इज़ लिमिटेड टू जस्ट देयर पॉलिटिकल सीकिंग्स। तो जहाँ तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से हम बात करें, कराची में सबसे पहली चीज़ या जो सबसे बड़ा चैलेंज या जो सबसे बड़ा मसला है, मेरे नॉलेज के हवाले से या जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि हमने वेस्ट क्वांटम को सही से फिगर आउट ही नहीं किया हुआ कराची के अंदर। ठीक है जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से जो हमारे सर्वेस हुए हैं या जो स्टडीज़ हुई हैं उनमें बताया जाता है जी कि कराची डेली बेसिस पे 9,000 टन जो है ना वो सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस करता है। अच्छा जी, दूसरी स्टडी कहती है कि भाई नहीं, 9,000 टन नहीं है, ये 11,000 टन है। अच्छा जी, फिर कुछ और लोग कहते हैं, उनकी अपनी एक स्टडी है, सर्वे है, ठीक है जी, कि कराची इट्स ऑलमोस्ट 20,000 टन जो है ना सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है। सो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि हमारे पास एक बिल्कुल लॉजिकल सी स्टडी हमारे पास मौजूद हो और हम वेस्ट के क्वांटम को डिफाइन करें कि यस, दिस इज़ द वेस्ट क्वांटम बीइंग जनरेटेड
जनरेटेड बाय कराची सिटी। प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए, प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए, प्रॉपर फिगर्स हमारे पास मौजूद होनी चाहिए, ठीक है जी। फिर दूसरी बात आती है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से जो सबसे बड़ा मसला जो कराची फेस कर रहा है वो है कमिटमेंट की, पॉलिटिकल कमिटमेंट की या कमिटमेंट ऑफ द स्टेक होल्डर्स या जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं उनकी कमिटमेंट। अब हमारे यहाँ मसला क्या चल रहा है कि जी सिंध गवर्नमेंट इज़ ब्लेमिंग द सिटी गवर्नमेंट, जी मेयर काम नहीं करता, और द मेयर इज़ ब्लेमिंग द सिटी गवर्नमेंट कि भाई ये लोग फंड जो हमें रिलीज़ नहीं करते तो काम नहीं हो पा रहा। सो इस तरह से हम मामला को लेके नहीं चल सकते, इन दोनों को एक पेज पे आके एक मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा for resolving the solid waste management issue, especially in Karachi। अच्छा जी, अब solid waste management अगर हमारा सही तरीके से मैनेज नहीं होता तो इसके क्या इम्पैक्ट्स आएंगे? जी। जो हमारे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है बीइंग एनवायरमेंटलिस्ट फॉर मी, और हमारे जो जनरल पब्लिक है आवाम, उनके लिए क्या मुश्किलात पैदा हो सकती हैं अगर हम सॉलिड वेस्ट को प्रॉपर्ली मैनेज ना करें। पहले हम बात कर लेते हैं एनवायरनमेंट के हवाले से। मैं और आप जब घर से निकलते हैं, यकीन जानिए मैं घर से निकलता हूँ और ऑफिस पहुँचने तक पता नहीं मैं वेस्ट के कितने हीप्स मेरे नज़रों के सामने से गुजरते हैं। इवन हमारे सिटी का, हमारे रोड्स की अब ये सूरत हाल है कि रोड के दाएं बाएं हमें कूड़ा करकट के ढेर हमें नज़र आते हैं। सो इन्वायरमेंट के ऊपर इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आप प्रॉपरली अपने वेस्ट को डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे हैं, ओपनली ले जाके पब्लिक एरियाज में डंप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने रोड किनारे उस वेस्ट को डंप कर दिया, तो होगा क्या, विद द पैसेज ऑफ टाइम वहाँ पर बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी। वो सारा वेस्ट या वो जो कचरा है, जाहिर सी बात है उसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 36% जो कराची के अंदर सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसमें 36% जो है ना ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक कंपोजिशन है वेस्ट की। तो उसके अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहला इम्पैक्ट जो कि हम फील करते हैं, इट्स द फाउल स्मेल, ठीक है जी। बदबू वहाँ से जनरेट होने लगती है और वो आपके इर्द गिर्द की जो एयर क्वालिटी है उसको ख़राब कर देती है। अब अगेन आपकी जो एयर क्वालिटी है इट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विथ योर हेल्थ स्टेटस। आपकी एयर क्वालिटी सही होगी तभी आपकी हेल्थ अच्छी होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप सॉलिड वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं करते हैं, कूड़ा करकट आपका रोड किनारे या किसी भी ओपन एरिया में डिस्पोज्ड है, अब वो वहाँ पर सड़ रहा है, तो अल्टीमेटली वहाँ पर लीचेट की जनरेशन होती है, ठीक है जी। अब वो लीचेट क्या करता है, उसके नतीजे में जो आपका ग्राउंड वाटर है, ठीक है जी, वो सीप थ्रू दी ग्राउंड, वो ज़मीन के तह को क्रॉस करके आपके नीचे ग्राउंड वाटर टेबल तक पहुंच सकता है। तो यूं आपकी जो सतह है ज़मीन, जो आपके पानी का ज़ख़ीरा जो आपके पास अवेलेबल है वो आपका पोल्यूट हो गया, उसकी भी क्वालिटी ख़राब हो गई। अगेन आपकी समझ लें आपकी जो है ना वाटर पोल्यूशन इसने काज किया। बिल्कुल इसी तरह से हमारे यहाँ एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि हम क्या करते हैं, जब लोग तंग आ जाते हैं, कोई उठाता नहीं है उस कचरे को, तो लोग क्या करते हैं, उसको जला देते हैं ताकि उसका जो हजम है वो कम हो जाए। अब जब आप सॉलिड वेस्ट को जलाते हैं तो क्या होता है, उसमें से जो इमिशंस निकलती हैं इन फॉर्म ऑफ गैसेस, इन फॉर्म्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, या जो छोटे छोटे ज़र्रात सूट्स वगैरह आपके एटमॉस्फेयर के अंदर दाखिल होती हैं, अगेन वो क्या करती हैं, आपके एटमॉस्फेयर की क्वालिटी को ख़राब कर देती हैं। इट इज़ कॉजिंग एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। अब अगेन एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा लिंक है आपके हेल्थ के साथ। आप जिस हवा में सांस ले रहे हैं उस हवा के अंदर अगर पार्टिकुलेट मैटर भी है, PM10 है, PM5 है, PM2 है, बिल्कुल इसी तरह उसमें नॉक्सियस गैसेस हैं, जॉर्डस गैसेस हैं, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड के वाफर मकदार वहाँ पर मौजूद हैं, बिल्कुल इसी तरह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मौजूद हैं, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह की पार्टिकुलेट मैटर पे जैसे मैंने बात की, इन सारी चीज़ों का आपके हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा एडवर्स। इवन कराची के अंदर पार्टिकुलेट मैटर पे अभी रिसेंटली आगा खान यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की और इसमें ये बताया गया कि जिन इलाकों में पार्टिकुलेट मैटर की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, वहाँ उन इलाकों में हेल्थ इश्यूज या रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो इश्यूज हैं या रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो इश्यूज हैं वो ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकुलेट मैटर की जो मिकदार है हवा के अंदर और उसका और आपके हेल्थ का एक डायरेक्ट रिलेशन है। पार्टिकुलेट मैटर जैसे ही बढ़ता जाएगा आपके एटमॉस्फेयर के अंदर आपके रेस्पिरेटरी इश्यूज भी बढ़ते जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा ऐसे इश्यूज भी हमें देखने को मिलेंगे अगर आपका सॉलिड वेस्ट प्रॉपर्ली मैनेज नहीं होगा। ठीक, तनवीर साहब यहीं से गुफ्तगू को दोबारा आगाज़ करेंगे। नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा वक्फा
और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ आइएगा। अम्मार आइकॉन टावर 4K चौरंगी और नॉर्थ कराची अल्लाह वाली चौरंगी के संगम पर गुलशन कनीस फातिमा सोसाइटी में 300 फुट चौड़े मेन रोड से मुत्तसिल बाएतमाद व बावकार अम्मार डेवलपर्स एंड बिल्डर्स पेश करते हैं अम्मार आइकॉन टावर SPCA से मंजूर शुदा 2, 4 और 5 कमरों के बेमिसाल लग्जरी अपार्टमेंट्स। 300 फुट चौड़े मेन रोड पर आलमी मयार की तर्ज रिहाइश, शानदार सहूलियात और आसाइशात के साथ खुशहाल मुस्तकबिल की तामीर, शहर के दरमियान लाजवाब लोकेशन, रिहायशी और कमर्शियल प्रोजेक्ट अम्मार आइकॉन टावर, कुंजान आबादी के दरमियान पुरसुकून और बाइत्मीनान रिहाइश, ग्रीन बस स्टैंड प्रोजेक्ट के चंद कदम के फासले पर आपके देरीना तस्वुर से अपने घर की हकीकी तस्वीर तक जदीद और कुशादा अपार्टमेंट्स। अम्मार आइकॉन टावर, जिंदगी का सफर और भी खुशगवार। कुशादा बेडरूम्स, वसी टीवी लाउंज, बावकारो कुशादा ड्राइंग रूम, फिनिश्ड किचन, इंपोर्टेड टाइल्स से आरास्ता बाथरूम्स, लोड शेडिंग से मुकम्मल निजात, 24 घंटे बिजली की फराहमी, प्रोजेक्ट का अपना सोलर पावर बैकअप, 24 घंटे मीठे पानी की फराहमी, प्रोजेक्ट का अपना RO प्लांट, प्रोजेक्ट की अपनी मस्जिद, फ्री कार पार्किंग, फायर फाइटिंग सिस्टम, गार्बेज शूट, CCTV कैमरा, फ्री वाईफाई, जदीद इंपोर्टेड लिफ्ट्स, वसी रिसेप्शन लॉबी, जदीद इंटरकॉम सिस्टम, अंडरग्राउंड केबल वायरिंग, लेडीज एंड जेंट्स जिम्नेजियम, चिल्ड्रन प्ले एरिया, 24 घंटे सिक्योरिटी, 24 घंटे ट्रांसपोर्ट, बाइत्मीनान और जदीद सहूलियात से आरास्ता अंदाज़े जिंदगी। आसान माहाना इकसात पर बुकिंग सिर्फ 45,000 रुपए से, माहाना किस्त सिर्फ 12,000 रुपए से। अम्मार डेवलपर्स एंड बिल्डर्स पेश करते हैं अम्मार आइकॉन टावर। बुकिंग और तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। मार्केटिंग की दुनिया का बाएतमाद मारूफ नाम, ISO सर्टिफाइड 9001/2015, TI मार्केटिंग नेटवर्क। सेल नंबर 0309 222 9914, 0330 3587 119, फोन नंबर 021 364 03312 and 4। वेलकम बैक नाज़रीन। तनवीर अहमद शिगरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट एनवायरमेंटलिस्ट, और गुफ्तगू का सिलसिला इनसे जारी है। और आइए दोस्तों दोबारा बातचीत का आगाज़ करते हैं। अच्छा तनवीर, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि जैसा कि यानी कि TI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जो है उनका एक शोबा ज़ाहिर सी बात है कि TI मार्केटिंग के हवाले से भी है, और एक इंतहाई शानदार प्रोजेक्ट की जिसका नाम है अम्मार आइकॉन टावर, कि जिसकी तफसील आपने देखी भी और सुनी भी, और काफ़ी मशहूर जो है वो इस वक्त प्रोजेक्ट है, और जिसमें बहुत सारी सहूलियात दी गई हैं, और ख़ास तौर पर इको फ्रेंडली होम्स के हवाले से अगर बात की जाए तो उस पॉलिसी को भी बहुत ज़्यादा फॉलो किया गया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि बीइंग एनवायरमेंटलिस्ट आप बेहतर तरीके से बता सकेंगे हमारे नाज़रीन को भी, और वो अफराद के जो इंटरेस्टेड हैं अम्मार आइकॉन टावर के हवाले से, उन्हें भी मैं चाहूँगा कि आप एक ख़ास पैगाम दीजिए। तो आप क्या समझते हैं कि आपने इस प्रोजेक्ट में जो जो चीज़ें देखी हैं, तो इको फ्रेंडली होम्स के हवाले से अम्मार आइकॉन टावर जिससे कहते हैं कि कितना मस्बत एक तर्ज रिहाइश साबित हो सकता है? यासिर साहब, इस हवाले से भी सबसे पहले तो मैं आप लोगों को क्रेडिट देना चाहूँगा। अम्मार आइकॉन टावर जो आप लोगों का प्रोजेक्ट है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के गिने चुने प्रोजेक्ट्स में से होंगे जो कि इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स को भी कंसीडर करके बनाया गया है। जी ठीक है जी। आज की दुनिया वैसे भी अब चूँकि इन्वायरमेंटल चैलेंजेस और इश्यूज इतने फेस कर रही है कि अब दुनिया हर हवाले से इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को अब फोकस कर रही है, और बिल्कुल इसी तरह से इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि अब दुनिया के अंदर इको फ्रेंडली होम्स का कॉन्सेप्ट आ चुका है। मतलब ऐसे घर, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि इन्वायरमेंट पे जिनका कोई मुज़िर असर ना हो, कोई एडवर्स इम्पैक्ट्स ना हो माहौल के ऊपर। सो जैसे कि मैंने इस प्रोजेक्ट को स्टडी किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। यकीन कीजिए कि आप लोगों ने ऐसा बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, और आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वायरमेंटल जो कंजर्वेशन के जो पॉइंट्स हैं या जो फंडामेंटल्स हैं उनको आप लोगों ने कंसिडर किया हुआ है। सो
हम बात करते हैं इको फ्रेंडली होम्स के हवाले से, क्या बेसिक्स होनी चाहिए और क्या अच्छी चीज़ें मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने आइडेंटिफाई की हैं या मेरी नज़रों से गुजरी हैं। ठीक है जी। सो सबसे बड़ा जो मसला है घरों के अंदर या जिस चीज़ को हम इन्वायरमेंट से जोड़ सकते हैं, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के हवाले से, सो द फर्स्ट थिंग इज़ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या एनर्जी मैनेजमेंट। जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें बहुत सारे फ्लोर्स हैं, बहुत सारे लोग रिहाइश पजीर हैं, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। ठीक है जी। जब मैंने वहाँ का विज़िट किया या जो मैंने इनकी सारी डिज़ाइन के हवाले से जो इनकी डिटेल्स हैं या इस प्रोजेक्ट के हवाले से मेरी इनके साथ डिस्कशन हुई या मैंने इस प्रोजेक्ट को गो थ्रू किया, सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी विच आर रियली इन्वायरमेंट फ्रेंडली। सो यकीनन ये खुशाइन बात है और यहाँ से दूसरे जो हमारे बिल्डर्स हैं मुल्क के, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको भी सीखना चाहिए, तो हम इस प्रोजेक्ट को इस रोल मॉडल ले सकते हैं। सो हम बात कर रहे हैं कि इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स या इको फ्रेंडली होम्स हम किस तरह से बना सकते हैं। सो हमारा आइकॉन टावर के अंदर जो बुनियादी या जो फंडामेंटल इको फ्रेंडली जो फीचर्स हैं जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, सबसे पहली चीज़ जो मुझे अच्छी लगी हमारा आइकॉन टावर के अंदर वो है इनका एनर्जी मैनेजमेंट के हवाले से इनकी प्लानिंग। एनर्जी मैनेजमेंट या एनर्जी कंजर्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल्स जो कि एनर्जी प्रोडक्शन के हवाले से जिनका इस्तेमाल होता है, आज की दुनिया का एक बहुत बड़ा माहौलियाती चैलेंज है जो कि हम लोग फेस कर रहे हैं। सो अम्मार आइकॉन टावर के अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है कि इन्होंने ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश की है या इनकी कनेक्शंस इस तरह से इन्होंने बनाई हुई हैं या इवन इनकी जो लाइटिंग्स हैं, बल्ब्स वगैरह का जो इस्तेमाल है, जैसे नॉर्मल ट्यूब लाइट के जगह पे इन्होंने LEDs वगैरह का इंतज़ाम किया हुआ है इनके डिज़ाइन के अंदर। सो ये ऐसे इंटरवेंशंस हैं जिनके थ्रू हम एनर्जी कंजर्वेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं और इससे अच्छे खासे अमाउंट में हम एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। सो इसका माहौल के ऊपर बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव इम्पेक्ट आएगा। बिल्कुल इसी तरह से मैंने हमारा आइकॉन टावर जो प्रोजेक्ट है इसके जो सेवरेज लाइंस या यूटिलिटीज़ का जो इनका सारा निज़ाम है, अगेन जिसमें पानी का निज़ाम है, सेवरेज लाइंस का, प्लम्बिंग्स का जो इनका निज़ाम है वो मैंने गो थ्रू किया है। सो दैट इज़ रियली गुड इन द सेंस कि जैसे कराची के अंदर फ्लड वाली सूरत हाल लास्ट बारिशों में हुई थी, अगर ऐसी सूरत हाल होती भी है तो इन्होंने इस तरह से इस पूरे प्रोजेक्ट को मॉडिफाई किया हुआ है, बनाया हुआ है कि आपका जो सेवरेज लाइन का पानी है वो किसी भी तरीके से आपके ग्राउंड वाटर टेबल तक वो नहीं पहुंच पाएगा या वो सेवरेज का जो पानी है वो आपके ग्राउंड वाटर टेबल को आलूदा नहीं करेगा। सो ये भी एक बहुत बड़ा एक इंटरवेंशन है और इसका भी जाहिर सी बात है इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत मुस्बित असरात आएंगे। बिल्कुल इसी तरह से वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से इन्होंने वेस्ट सेग्रीगेशन के हवाले से पूरा एक निज़ाम बनाया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से इनके जो रूम्स हैं इस प्रोजेक्ट के वो बहुत ज़्यादा हवादार हैं, एयर फ्लो इन रूम्स के अंदर बहुत अच्छा है, वेंटिलेशन इनका बहुत अच्छे से बना हुआ है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो इंडोर क्वालिटी है इस पूरे प्रोजेक्ट की वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और जाहिर सी बात है इंडोर क्वालिटी अगर अच्छी होगी, एयर क्वालिटी अच्छी होगी तो वहाँ पर हेल्थ के इश्यूज़ हमें देखने को नहीं मिलेंगे और वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा फिजिबल रहेगा वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए। बिल्कुल इसी तरह से मेरी इन सारे मामलात के साथ, इन सारे इंटरवेंशंस के साथ मेरी तरफ से एक सजेशन के तौर पर भी मैं ये पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा। क्योंकि बारिशों का पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, हैवी प्रेसिपिटेशन होती है कराची के अंदर, तो हम इस प्रोजेक्ट के अंदर ये मैं जस्ट एक सजेशन के तौर पर डिस्कस कर रहा हूँ कि हम कोई ऐसा सिस्टम भी बना सकते हैं कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को वहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर यकीनी बनाएं। सो ये कुछ ऐसे इंटरवेंशंस हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, मॉडिफिकेशंस हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी एंड दे आर रियली इन्वायरमेंटल और इको फ्रेंडली। बिल्कुल इसी तरह से इस प्रोजेक्ट के अहाते में या आसपास इन्होंने प्लांटेशन वगैरह का, गार्डनिंग का बहुत अच्छा निज़ाम किया हुआ है, बनाया हुआ है और अब अगेन इसका पॉजिटिव इम्पेक्ट आएगा इस पूरे रेजिडेंशियल एरिया के एयर क्वालिटी के ऊपर। एयर क्वालिटी अच्छी होगी, एयर हवा जो आप सांस ले रहे हैं जिस हवा में वो
साफ़ सुथरी होगी तो जाहिर सी बात है हेल्थ कम्प्लिकेशंस वगैरह हमें देखने को नहीं मिलेंगी। सो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो यकीन जानिए अम्मार आइकॉन टावर ने बहुत बड़ा और बहुत अच्छा काम किया है, और मैं बीइंग इन्वायरमेंटलिस्ट इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। ठीक, और तनवीज़ इस हवाले से ये भी बताइएगा जो सोलर सिस्टम की बात की गई इसमें, बिल्कुल ये प्रोजेक्ट का जी इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के हवाले से जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पर इनका पूरा अपना सोलर सिस्टम, सोलर पैनल्स का अपना इनका सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है। अब एनर्जी मैनेजमेंट के अंदर अगेन इस वक्त हमारी जो पूरी दुनिया है या हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज या फ्यूल्स का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे मीथेन है, ठीक है जी, या जो कंबस्टेबल फ्यूल्स हैं, पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल हैं, ये ऐसे फ्यूल्स हैं जो कि जिनको अगर हम कंट्रोल्ड फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इन द लॉन्ग टर्म ये रिसोर्सेज हमारे आने वाली नस्लों के लिए अवेलेबल नहीं होंगी, या इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि अगर इन फ्यूल्स का इस्तेमाल अगर हम कंट्रोल्ड फॉर्म में, सस्टेनेबल फॉर्म में नहीं करेंगे तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जो अच्छी चीज़ मुझे देखने को मिली वो है यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जैसे कि इन्होंने यहाँ सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए हुए हैं। तो इसका फ़ायदा ये होगा, सोलर जो एनर्जी है वो बेसिकली है रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है जी। सो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, दे आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, इको फ्रेंडली। सो मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं वो एक दफ़ा ज़रूर इस प्रोजेक्ट को विज़िट करें, जाएं, देखें, ताकि आपको इन खसूसियात के हवाले से आगाही मिले, ताकि आप एक अच्छे और साफ़ सुथरे माहौल के अंदर ज़िंदगी गुजार सकें। बिल्कुल बिल्कुल। साथ साथ मैं तनवीर साहब चाहूँगा कि एक आखिरी पैगाम जो आप हमारे नाज़रीन को भी देना चाहें। नाजरीन के हवाले से या नाजरीन के लिए मेरा पैगाम या मेरा मैसेज यही है कि मैंने इस तरह का प्रोजेक्ट अभी तक के अपनी लाइफ में जो कि इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, मेरे नज़रों के सामने से नहीं गुजरा। इट्स द फर्स्ट प्रोजेक्ट जिसके अंदर इन्वायरमेंटल इश्यूज़, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को इतना ज़्यादा कंसिडर किया गया है। सो मेरी रिक्वेस्ट तमाम नाजरीन से, देखने वालों से, सामीन से यही होगी कि एक दफ़ा इस प्रोजेक्ट को ज़रूर विज़िट करें, इसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें। मेरी तरफ से तो ये श्योरिटी है कि आपको ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगेगा इन टर्म्स ऑफ यूर रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट्स एंड इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। दूसरा मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बीइंग अ नेशन मिन हैसुल कौम, हमारे यहाँ एक अलमिया ये है कि हम इन्वायरमेंट को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो इन्वायरमेंट को फॉर ग्रांटेड नहीं लें। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन इज़ अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आगे बढ़ें और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में जिस तरह से अम्मार आइकॉन टावर अपना रोल प्ले कर रहा है, अपना कंट्रीब्यूशन डाल रहा है, बिल्कुल इसी तरह से आप भी इंडिविजुअल लेवल पर, अपने घर के लेवल पर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में अपना रोल ज़रूर प्ले करें। ठीक है, दैट्स द मैसेज फ्रॉम माय साइड। तनवीर शेखी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने मसरूफियत में से वक्त निकाला और हमारे शो में तशरीफ लाए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। जी हाँ नाज़रीन, ये थे तनवीर अहमद शेखी, एनवायरमेंटलिस्ट। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस इको फ्रेंडली होम्स के प्रोजेक्ट अम्मार आइकॉन टावर को ज़रूर विज़िट कीजिए, और साथ ही साथ TI मार्केटिंग के जो ऑफिसेज़ हैं वहाँ पर ज़रूर विज़िट कीजिए, ताकि आपको मज़ीद बेहतर जो है वो मालूमात मिल सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ एक अपील कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हमारा हर नया नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपने मेज़बान यासिर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।